कभी ये ख्याल आया है कि हमारा ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, हाँ। शायद ये अकेला ना हो? क्या हो अगर ऐसे ही अनगिनत और ब्रह्मांड हो, एक दूसरे के समानांतर चलते हुए? हाँ बिल्कुल, इसी संभावना को तो मल्टीवर्स या अनेक ब्रह्मांड कहते हैं। और ये विचार आजकल हर जगह है, साइंस फिक्शन से लेकर गंभीर वैज्ञानिक बहसों तक। सही कहा। ये न सिर्फ हमारी कल्पना को एक तरह से चुनौती देता है, बल्कि जो हम हकीकत समझते हैं ना, उस पर भी सवाल उठाता है। तो आज हम इसी रहस्यमय और रोमांचक कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरेंगे। हाँ। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारी चर्चा का आधार है एक सामग्री जिसका शीर्षक है ब्रह्मांड से परे, मल्टीवर्स का रहस्य। हम उसके कुछ जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। मकसद यही है कि इस स्रोत में जो विचार दिए गए हैं उन्हें खंगालें और समझें कि ये मल्टीवर्स की जो पूरी अवधारणा है वो हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है ना? नहीं, इसके पीछे भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के कुछ सिद्धांत भी हैं। हालांकि हाँ, ये मानना पड़ेगा कि ये अभी भी काफी हद तक सैद्धांतिक दायरे में ही है। तो हम देखेंगे कि स्रोत इन वैज्ञानिक पहलुओं को कैसे सामने रखता है। जरूर। स्रोत की शुरुआत ही कल्पना को उड़ान देने वाली है। सोचिए जरा, अनंत ब्रह्मांड। शायद उनमें से कुछ में हमारी पृथ्वी जैसी ही दुनियाएं हो, या शायद हमसे मिलते जुलते हमारे ही वर्जन जी रहे हो। हाँ, पर उनकी जिंदगी शायद बिल्कुल अलग हो सकती है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ किसी ने वो फैसला लिया हो जो यहाँ नहीं लिया, और उसकी जिंदगी का रास्ता ही बदल गया हो। हाँ। शायद कोई वहाँ एक मशहूर कलाकार हो, या एक गुमनाम वैज्ञानिक, या ये भी हो सकता है कि उस ब्रह्मांड में वो हो ही ना। ये कल्पनाएं मन मोह लेती है और साथ ही थोड़ी सिहरन भी पैदा करती है ना? हाँ, अनंत संभावनाओं का विचार। और ये हमें अपनी पहचान, अपने अस्तित्व के मायने, इन सब पर सोचने को मजबूर करता है। स्रोत इसी बुनियाद पर आगे बढ़ता है। स्रोत एक दिलचस्प सवाल भी सामने रखता है, अगर मैं उसे थोड़ा अपने शब्दों में कहूँ तो। हाँ। अगर ये मुमकिन होता तो क्या कोई अपने किसी दूसरे ब्रह्मांड वाले वर्जन से मिलना चाहेगा, ये जानने के लिए कि आपकी जिंदगी और कैसी हो सकती थी? ये तो बहुत गहरा सवाल है, पर्सनल भी और दार्शनिक भी। हाँ। लेकिन इससे पहले कि हम इन सवालों में उलझें, चलिए ये देखते हैं कि ये मल्टीवर्स का आइडिया वैज्ञानिक तौर पर आता कहाँ से है। स्रोत बिग बैंग का जिक्र करता है। हाँ, बिग बैंग, वो महाविस्फोट जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। तो स्रोत कहता है कि शायद उस धमाके के बाद सिर्फ हमारा ब्रह्मांड ही नहीं बना, बल्कि कई सारे ब्रह्मांड एक साथ बने होंगे। हाँ, जैसे पानी में बुलबुले एक साथ बनते हैं। ये एक जानी मानी कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है जिसे इटर्नल इन्फ्लेशन कहते हैं। स्रोत शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है। इटर्नल इन्फ्लेशन, अच्छा। इस मॉडल के हिसाब से स्पेस टाइम का जो फैलाव है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। कुछ हिस्से बहुत तेजी से फैलते रहते हैं, और उन फैलते हुए हिस्सों के अंदर कुछ पॉकेट्स या बबल बन सकते हैं। हाँ। जहां फैलाव धीमा हो जाता है। अच्छा। और फिर वहां पदार्थ इकट्ठा होकर ब्रह्मांड बना सकता है, जैसे हमारा अपना ब्रह्मांड। तो इस तरह से सैद्धांतिक रूप से कितने बन सकते हैं? अनंत। सैद्धांतिक रूप से अनंत संख्या में ऐसे बबल यूनिवर्स बन सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड, ये संख्या ही दिमाग घुमा देती है। बिल्कुल। और स्रोत की एक और बात जो मुझे चौंका रही थी वो ये कि हर ब्रह्मांड के अपने नियम कानून हो सकते हैं, फिजिक्स के नियम भी अलग। हाँ, और ये मल्टीवर्स थियोरी का एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प पहलू है जिस पर स्रोत जोर देता है। अच्छा। ये जरूरी नहीं कि हर ब्रह्मांड में जो भौतिकी के स्थिरांक हैं, फिजिकल कांस्टेंट्स, जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति या प्रकाश की गति, वो वही हो जो हमारे ब्रह्मांड में है। वाकई इसके कुछ उदाहरण दिए हैं स्रोत ने, कैसे अलग नियम हो सकते हैं? स्रोत कल्पना करने को कहता है। सोचिए एक ऐसा ब्रह्मांड जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल हमारे यहाँ से दुगना हो या आधा हो। तो जीवन कैसा होगा वहाँ, अगर होगा भी तो? हाँ बिल्कुल। या एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतना कमजोर हो कि परमाणु ही स्थिर न रह पाए। परमाणु स्थिर न रहे मतलब सितारे कभी बन ही ना सके, कभी जले ही नहीं। बिना सितारों वाला ब्रह्मांड, अंधेरा और ठंडा। और स्रोत में वो समय के पीछे चलने वाली बात भी थी, वो कैसे मुमकिन है?
वो तो और भी ज्यादा काल्पनिक दायरे में चला जाता है, समय की दिशा जिसे हम एंट्रोपी के बढ़ने से जोड़ते हैं। चीजों का व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाना। हाँ, क्या वो किसी दूसरे ब्रह्मांड में उलट सकती है? सिद्धांतिक भौतिकी में इस पर विचार होता है, हालांकि ये हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत परे है। हाँ, ये तो है। स्रोत इसे मल्टीवर्स की संभावित विविधता के एक चरम उदाहरण के तौर पर पेश करता है कि हर ब्रह्मांड कितना अनोखा और हमारे अनुभव से कितना अलग हो सकता है। ये तो वाकई दिमाग को झकझोर देने वाली बातें हैं। एक ब्रह्मांड जहां भविष्य अतीत की ओर जाता हो। चलिए अब स्रोत में बताई गई एक और मशहूर थ्योरी पर आते हैं, समानांतर दुनिया या पैरेलल यूनिवर्सेस। हाँ, पैरेलल यूनिवर्स। इसका क्या मतलब है? ये आइडिया अक्सर क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन से जोड़ा जाता है। स्रोत भी इसका जिक्र करता है। मेनी वर्ल्ड्स, कई दुनिया वाली व्याख्या। हाँ, क्वांटम लेवल पर कोई कण एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है ना, सुपरपोजिशन में, जब तक उसे मापा ना जाए। तो मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि जब भी कोई माप या क्वांटम घटना होती है तो ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। विभाजित? हाँ, हर संभावित नतीजा एक अलग समानांतर ब्रह्मांड में घटित होता है। एक मिनट, मतलब हर बार जब कोई क्वांटम घटना होती है एक नया ब्रह्मांड बन जाता है। ये तो लगातार होता रहता होगा। सिद्धांत तो यही कहता है। और स्रोत इसे हमारे फैसलों से भी जोड़ता है। हाँ, कुछ व्याख्याएं इस विचार को हमारे रोजमर्रा के फैसलों तक ले आती हैं। स्रोत इसका एक उदाहरण देता है जो आपने पहले भी बताया था। वो परीक्षा में नकल वाला। हाँ, मान लीजिए किसी छात्र ने परीक्षा में नकल न करने का फैसला किया, तो इस व्याख्या के अनुसार उसी पल एक दूसरा ब्रह्मांड शाखा की तरह अलग हो गया, जहां उसी छात्र ने नकल करने का फैसला किया। बिल्कुल, और दोनों ब्रह्मांड असली हैं, बस एक दूसरे से कटे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हर हाँ या ना, हर छोटे बड़े चुनाव ने एक पूरी नई दुनिया बना दी होगी, सिर्फ मेरे फैसलों से। अनगिनत दुनियाएं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। या शायद जिम्मेदारी कम हो जाती है अगर हर मुमकिन रास्ता कहीं ना कहीं लिया ही जा रहा है। तो क्या किसी एक चुनाव पर पछताने का कोई मतलब है? हो, ये भी एक नजरिया है। स्रोत हमें इन्हीं गहरे सवालों पर सोचने के लिए उकसाता है। क्या दूसरे ब्रह्मांडों में हमारे वर्जन हमसे ज्यादा सुखी जीवन जी रहे हैं? हाँ? क्या वो हमारे उन सपनों को जी रहे हैं जिन्हें हमने यहाँ छोड़ दिया, या शायद वो उन गलतियों का नतीजा भुगत रहे हैं जिनसे हम यहाँ बच गए? ये सोचना रोमांचक भी है और थोड़ा परेशान करने वाला भी, कि जिंदगी के अनगिनत क्या होता अगर वाले रास्ते सचमुच कहीं मौजूद हों। हाँ, पर ये सिर्फ एक व्याख्या है ना, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की और भी व्याख्याएं हैं जो ऐसा नहीं मानती। निश्चित रूप से मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन वैज्ञानिक समुदाय में बहस का विषय है। इसे गणितीय रूप से तो दिखाया जा सकता है, लेकिन इसे सीधे प्रयोगों से साबित करना वो लगभग नामुमकिन है। अच्छा? तो स्रोत इसे मल्टीवर्स की एक संभावना के तौर पर पेश करता है, न कि एक स्थापित तथ्य के रूप में। ये दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक सिद्धांत भी दार्शनिक सवालों के दरवाजे खोल सकते हैं। तो ये थे कुछ वैज्ञानिक और सैद्धांतिक विचार। अब स्रोत कुछ और रहस्यमयी चीजों की तरफ इशारा करता है, कुछ ऐसे अनुभव जिन्हें कभी-कभी मल्टीवर्स से जोड़ने की कोशिश की जाती है। जैसे देजावू। हाँ, देजावू, वो अजीब सा एहसास कि ये पल मैं पहले भी जी चुका हूँ। स्रोत बताता है कि कुछ लोगों का मानना है कि शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड की क्षणिक झलक हो सकती है। हाँ, देजावू एक बहुत ही आम अनुभव है। लगभग 2/3 लोग इसे कभी ना कभी महसूस करते हैं। 2/3? इतना ज्यादा? हाँ, और ये इतना अचानक और अजीब होता है कि लोग इसके लिए असाधारण वजहें ढूंढते हैं। स्रोत मल्टीवर्स को एक ऐसे ही संभावित, हालांकि अटकलबाजी वाले स्पष्टीकरण के रूप में सामने रखता है। वो एहसास होता भी बिल्कुल असली है, जब लगता है कि ये कमरा, ये बातचीत, ये माहौल, सब कुछ हूबहू पहले भी घट चुका है। क्या ये वाकई किसी दूसरी समानांतर हकीकत का एक पल भर का ओवरलैप या प्रतिबिंब हो सकता है? ये कल्पना करने में भी अजीब लगता है। कल्पना करने में जरूर अजीब है, पर यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत भी शायद साफ करता होगा, कि ये मल्टीवर्स कनेक्शन एक अटकल है, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। हाँ, ये जरूरी है। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान देजावू के लिए मस्तिष्क आधारित स्पष्टीकरण देते हैं, जैसे कि दिमाग के मेमोरी प्रोसेसिंग में एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई हो। अच्छा, कैसे? जहाँ नया अनुभव गलती से पुरानी याद की तरह दर्ज हो जाता है।
एक तरह का शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं। हाँ, मतलब दिमाग का अपना ही कोई खेल हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत का मुद्दा शायद ये है कि मल्टीवर्स की अवधारणा इतनी बड़ी है, इतनी व्यापक है कि ये उन अनुभवों के लिए भी एक संभावित, भले ही काल्पनिक ढांचा दे देती है। ये दिखाता है कि मल्टीवर्स का विचार हमारी सांस्कृतिक चेतना में कैसे समा गया है, जहां हम अनसुलझे रहस्यों को इससे जोड़ने लगते हैं। तो सबूत भले ना हो, पर ये आइडिया लोगों को खींचता जरूर है। हाँ, और अगर मल्टीवर्स सच है, तो स्रोत के अनुसार इसका एक गहरा मतलब ये निकलता है कि हम इस अनंत विस्तार में अकेले नहीं हैं। हाँ, और यहाँ बात सिर्फ एलियंस की नहीं हो रही, बल्कि हमारे ही अनगिनत वर्जन्स की हो रही है, जो शायद अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग नियमों के तहत अलग अलग जिंदगी जी रहे होंगे। ये विचार तो ब्रह्मांड में हमारे स्थान और हमारे अकेलेपन की जो पारंपरिक सोच है, उसे जड़ से हिला देता है। बिल्कुल, हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम अनंत गुना ज्यादा हैं, एक तरह से। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर स्रोत वो सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी सवाल उठाता है। कौन सा? कि अगर इतने सारे ब्रह्मांड वाकई मौजूद हैं, तो क्या हम कभी अपना ब्रह्मांड छोड़कर किसी दूसरे में कदम रख पाएंगे? क्या इंटर यूनिवर्सल यात्रा संभव है? हाँ। ये विज्ञान कथा लेखकों का पसंदीदा विषय रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन भौतिकी के जो मौजूदा नियम है, उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ी, शायद नामुमकिन चुनौती है। स्रोत भी इसी मुश्किल की ओर इशारा करता होगा। क्यों? मतलब क्या दिक्कत है? सोचिए, दो ब्रह्मांडों को अलग करने वाली चीज क्या है? क्या वो स्पेस टाइम में बहुत दूर हैं, या किसी और आयाम में हैं? उन्हें जोड़ने वाले वर्म होल या ब्रिज, क्या ये सिर्फ गणित में संभव है या हकीकत में भी? तो मतलब ये फिल्मों जैसा आसान नहीं है कि एक बटन दबाया, पोर्टल खुला और दूसरी दुनिया में पहुंच गए। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। ऐसे किसी सफर के लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी, वो खगोलीय रूप से ज्यादा होगी, शायद पूरे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा से भी ज्यादा। बाप रे! या फिर हमें स्पेस टाइम की संरचना को इस तरह से तोड़ना मरोड़ना होगा जो हमारी आज की समझ और तकनीक से मीलों परे है। हाँ, या ये सिर्फ गणित और दर्शन के कागजों पर मौजूद एक जटिल और सुंदर विचार है, जो हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। और यही बिंदु विज्ञान की प्रकृति को दिखाता है ना? स्रोत इसी तनाव को उजागर करता है। एक तरफ हमारे सैद्धांतिक मॉडल हैं, गणित है जो मल्टीवर्स जैसी संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि वो कुछ मुशाहिदात को समझा सकते हैं। हाँ। दूसरी तरफ सीधे सबूत की भारी कमी है, और इसे परखने के तरीके खोजना लगभग असंभव लगता है। तो ये मानवीय जिज्ञासा की उड़ान और वैज्ञानिक पद्धति की सीमाओं के बीच का संघर्ष है। बिल्कुल सही। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी समझ कितनी सीमित है और ब्रह्मांड और ब्रह्मांडों के कितने राज अभी खुलने बाकी हैं। सही कहा, ये हमें विनम्र बनाता है। हम ज्ञान की एक बहुत बड़ी पहेली के बस एक छोटे से टुकड़े को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्रोत का समापन भी कुछ इसी तरह के भावनात्मक और दार्शनिक नोट पर होता है। वो कहते हैं, ऐसा महसूस होता है कि शायद हम सब एक बहुत बड़ी अदृश्य किताब के पन्नों पर लिखी गई अनगिनत कहानियों में से महज एक छोटी सी कहानी है। हाँ। और वो किताब ही मल्टीवर्स है। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। हमारा पूरा जाना पहचाना ब्रह्मांड, हमारी सारी हिस्ट्री, हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, ये सब उस विशाल कॉस्मिक किताब का बस एक अध्याय या शायद एक पैरा हो सकता है। ये हमारे महत्व को एक नए पैमाने पर रखता है। हाँ, बिल्कुल। और उस किताब का अगला पन्ना, जैसा कि स्रोत कहता है, अभी लिखा जाना बाकी है, खोज जारी है। निश्चित रूप से। और यहीं से एक गहरा सवाल उठता है, जो शायद श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये स्रोत के निष्कर्ष से ही प्रेरित है। क्या सवाल? अगर वाकई अनगिनत ब्रह्मांड हैं और हमारे अनगिनत वर्जन मौजूद हो सकते हैं, हर कोई अपनी संभावनाओं को जी रहा है, तो फिर इस अथाह, लगभग अनंत विस्तार में हमारे इस एक विशेष जीवन का, इस एक ब्रह्मांड में हमारे होने का क्या अर्थ है? जब हर संभावना कहीं ना कहीं सच हो रही है, तो हमारे द्वारा यहाँ लिए गए फैसलों, हमारे संघर्षों, हमारी खुशियों का क्या वजन रह जाता है? इस अनंत संभावनाओं के महासागर में हमारी अपनी व्यक्तिगत यात्रा का महत्व क्या है? ये सचमुच एक वजनी सवाल है। इसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है। पर इस पर सोचना ही शायद हमें अपने वर्तमान पल और अपने होने को ज्यादा ध्यान से देखने में मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे हम एक ब्रह्मांड के वासी हो या अनेक के, हमारी अपनी यात्रा वो अपने आप में अनोखी और महत्वपूर्ण है। और जानने की, समझने की ये खोजी शायद सबसे बड़ा रोमांच है। बिल्कुल।